अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। जिस तरह से भारत कह रहा है कि हम रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करेंगे, रूस कह रहा है कि भाई हम चीन और भारत के बीच में मध्यस्थता करके और एक ऐसा सोल्यूशन निकाल देंगे जिसमें भारत, रूस, चाइना यदि एक तरफ हो गए तो आप समझ लीजिए कि अंकल साहब का क्या होगा। ये जो वेस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे 4 जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो गई है, गलवान वैली समेत। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान उस जगह पे खड़ा है जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट और चाइनीज इंटरेस्ट दोनों इक्वली इस मुल्क में मौजूद हैं और आप वो सर्व कर रहे हैं। अच्छा, चाइनीज ने बोल दिया है कि साहब हम डिसएंगेज करेंगे। डोवाल साहब से बातचीत हो गई, फाइनल हो गया 4 जगह से, उन 4 में शामिल गलवान भी। चाइना के पास कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन है, रियल एस्टेट की बात करें, इन्फ्लेशन लगातार वहां पर बढ़ रहा है। प्रोग्राम लिया, उसके बाद उनके पास चैप्टर हो गया क्लोज। 2024 में खड़े होके आप मुझे अभी कह रहे हैं कि आपको इसमें जाना भी पड़ेगा, इसको कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। टिल व्हाट टाइम? इंडिया एक बड़ी आबादी का मुल्क है, वो बड़े उसके लोग वहाँ पे ज़बरदस्त लोग हैं, ख़ासतौर पे जो टेक्नोलॉजी में और इस तरह वो जो होता है ना कि एक दूसरे को सामने बैठ के घूर रहे हैं, तो वो भी फ़ौज अपनी जगह फ़ौजें खड़ी होती हैं। डिसएंगेज से मुराद ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो डीएस्केलेट हो गया ना, कि वो ठंडा हो गया मामला। चाइना की गले की हड्डी बन गया है, चाइना के गले की हड्डी भारत, और भारत का नेशनल रिजॉल्व। सिर्फ फौज नहीं, यहां पे आम आदमी भारत का, आम जनता, यहां की कंप्लीट डिप्लोमेसी। अगर पाकिस्तान का दोस्त है चाइना, तो हमारे आज की डेट में 2.5 दोस्त हैं, 2 नहीं। एक है रशिया, दूसरा है इजराइल। इजराइल को तो जानते ही होंगे, जिस तरह से वो गाजा में, सीरिया में, लेबनान में जाकर ठोक कर आता है अच्छी तरह से, पिछवाड़े में बम डालकर इनके। डिसएंगेजमेंट हुआ, इसके अतिरिक्त जो चाइना से एंगेजमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि आप जो है, आपने जो भी एग्रीमेंट कर रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उसको आप डिसओन करेंगे। यानी जो ब्रिक्स समिट में जो मुलाकातें हुई हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, या जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड में थे, किसी जगह पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लोग मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि 75% जो इलाका है हमारा चाइना के साथ जहाँ पे तनाज़ा चल रहा है 2020 से, तो वो जो है वो मसला हल हो गया। अच्छा, फिर चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जो वेस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे 4 जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो गई है, गलवान वैली समेत। अच्छा, अब मुझे इसमें पेंगोंग सू के ऊपर डिसएंगेजमेंट 2021 में हो चुकी है, ठीक है। पेंगोंग सू का जो इलाका है उस पर 2021 में हो गई थी। असल जो चीज़ है इसमें वो ये है कि डिसएंगेजमेंट को आप कैसे, उसको पढ़ते कैसे हैं आप, मतलब वो इसका मतलब क्या है डिसएंगेजमेंट का? मतलब है कि डिसएंगेजमेंट का मतलब इसको इस तरह से, जिस तरह हम बात कर सकते हैं कि वो जो होता है ना कि एक दूसरे को सामने बैठ के घूर रहे हैं, तो वो भी फ़ौज अपनी जगह फ़ौजें खड़ी होती हैं। और डिसएंगेज से मुराद ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो डीएस्केलेट हो गया ना, कि वो ठंडा हो गया मामला। ऐसा भी नहीं हुआ कि वो वापस विड्रॉल हो गया। मतलब वो डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है, अब मुझे भी नहीं पता क्या मतलब एग्जैक्टली तो कैसे बताया, डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि वो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो इलाका छोड़ के चले गए अपना, या जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे मुख्तलिफ, इंडिया उसमें आगे आ गया है। वो मतलब डिसएंगेजमेंट का मतलब है डीएस्केलेशन, कैसे मतलब इसको डीएस्केलेशन कहा जाए, और वो पीछे हट गए हैं। ये वो है मैकमोहन बना के चले गए ना, वही मैकमोहन जो आगे जाके इजिप्ट में पहुंच गए थे, वो ये ड्रॉ करके चले गए। तो ये तो इलाका, और ये वो है जो कि पूरा इलाका जो चेयरमैन माओ की जो है कि ये 5 फिंगर्स, ठीक है, और वो जो है उसमें ये सारे इलाके आते हैं, ठीक है, तिब्बत, भूटान, ये सारे, अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो उनकी एक मतलब लद्दाख से आप शुरू करें, और ये मतलब आप समझ लेना कि ये उनका मतलब ये उनका उसी तरह से जैसे ताइवान है, मतलब आप ताइवान की तरह समझ लें, या आप तिब्बत को जैसे वो, मतलब आप समझ लें कि ये उस तरह से उनका एक तयशुदा बात है कि उन्होंने लेना है। तो बात यह है कि वो इसी तरह से ताइवान भी उन्होंने लेना है, और ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने कहना है कि जी नहीं, लद्दाख उनका है। देखिए, वो साउथ चाइना सी में कभी टेंशन बढ़ती है, कभी टेंशन कम हो जाती है, कभी वो बढ़ती है, कभी वो, लेकिन वो जो है 9 लाइन, उसके ऊपर वो फिलिपीन आगे पीछे तनाज़ा चल रहे हैं। चाइना जो है वो
पीछे नहीं जाएगा वहाँ से कभी भी, वो डीएस्केलेशन हो सकती है ज़रूर। अब इसमें ये है मामला, तो एक तो वो लेकिन ये डिसएंगेजमेंट है, ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, ये एक्सकेलेट भी नहीं हो रहा। मतलब अजीब है ना मामला, यानी वो चले गए छोड़ के। ईस्टर्न लद्दाख चाइनीज फौजों ने बोल दिया हम पीछे हट रहे हैं, आपने बोला ठीक है आप पीछे हट रहे हो, हम भी पीछे हट रहे हैं, जैसा पहले था वैसे चलने दो, जैसा पहले था वैसे चलने दो। आंखें दिखाना देखो, तो जो चाइनीज कंपनीज हैं उनके थ्रू हर एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ से हमला करा। अब भारत टस से मस नहीं हुआ। चाइना को यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि चाइना को आदत है कि ऐसे करोगे तो गिर जाएगा कोई, थोड़ा सा धक्का दिया तो चरमरा जाएगा। यहां पे कुछ हुआ नहीं। और अब चाइना ने यह बात सोच ली है कि भाई सबसे बढ़िया बात यही है, चुप रहो और डिसएंगेज करो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अब इसका लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, यह बात तो हमने कल भी डिस्कस करी थी और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना अपने दोनों हाथ खुले चाहता है। चाइना ने अपने दुश्मन अमेरिका को, मैं दुश्मनी बोलूंगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, कोई लाग लपेट करके बात करने की आवश्यकता नहीं है। चाइना ने अपने दुश्मन को एक तो ईरान के थ्रू फंसा दिया, आपके इजराइल हमास की लड़ाई में फंसा दिया, दूसरा वो वैसे ही फंस गया रशिया और यूक्रेन के चलते। तो चाइना के दोनों हाथ खाली, चाइना के दोनों हाथ खाली हो गए। अब क्योंकि चाइना के दोनों हाथ खाली हो गए तो चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है, और चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है। यहां पे जो अमेरिका है उसके दोनों हाथ बंधे हैं, इसलिए अमेरिका छटपटा रहा है कि जल्दी से पीस डील साइन करो। अरे भाई नेतन्याहू, प्रेशर हम तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं, तुम जल्दी से साइन करो, सीज फायर करो। अरे यार ज़ेलेंस्की, तुम कुछ अंदर घुस जाओ रशिया के नेगोशिएशन में। यू सी, अमेरिका छटपटा रहा है। चाइना को लगा कि हमने अमेरिका को फंसा दिया, अब हम अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन उसके गले में हड्डी बन गया हमारा नेशनल रिजॉल्व। ये सच्ची बात है दोस्तों, और ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये सच भी है एब्सोल्युटली। एक तो एनालिसिस होता है ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं ये सच है। चाइना की गले की हड्डी बन गया है, चाइना के गले की हड्डी भारत, और भारत का नेशनल रिजॉल्व। सिर्फ फौज नहीं, यहां पे आम आदमी भारत का, आम जनता, यहां की कंप्लीट पॉलिटिक्स, यहां की कंप्लीट डिप्लोमेसी, उसको लगा कि ये लड्डू है, मुंह में डालेंगे घुल जाएगा, खा लेंगे। उसको यह नहीं पता था कि ये जैसे मछली को पकड़ने वाला कांटा है ना, एक बार गले में फंस गया फिर ना नीचे जाता ना ऊपर जाता। और ये दोस्तों चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब चाइना कह रहा है कि यार हमें इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, वहां पे अमेरिका फंसा है दो फ्रंट पे। सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हमारे खिलाफ हमें बताती है नंबर 1 थ्रेट है, वो हर जगह फंसे हुए हैं। वो हर जगह फंसे हुए हैं, हम खाली हैं, लेकिन हम भी तो फंसे हैं भारत के साथ। आप समझ रहे हैं, जिस जाल में उसने अमेरिका को फंसाया उस जाल में वो खुद फंस गया चाइना, क्योंकि यहां पे चाइना के लाखों ट्रूप्स, लाखों फौजी वहां पे बॉर्डर पे खड़े हैं, और यहां पे लाखों इंडियन ट्रूप्स तो पहले भी थे वहां पे। हां, हमने दुगने तिगुने कर दिए, वो बात सही है, ये बात सही है। लेकिन जब मैं भी था दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वहां पे चाइनीज आर्मी थोड़ी ना थी। कभी कभी उनके बॉर्डर पेट्रोल आते थे, हाथ हिलाते थे, हम हाथ हिलाते थे, वहीं से गो। यहां पे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, मैंने नहीं देखा, कुछ नहीं होता था चाइनीज फौजियों और हमारे फौजियों के बीच में। ये बाद में होना शुरू हुआ है, ये खटपट या मारकाट ये बाद में शुरू हुई है, जब चाइना को अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ते हुए दिखा। उसने बोला कि नहीं साहब, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और हमारे पास पैसा आ गया। तो ओवरऑल अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में आपको जियोपॉलिटिकली समझाऊं, ये है कि चाइना फिर से अपने हाथ और खुले चाहता है। अमेरिका के हाथ उसने बांध दिए हैं, और अमेरिका के हाथ दोस्तों अभी बंधे रहेंगे कुछ समय तक, चाहे दोनों लड़ाइयां खत्म हो जाए, क्योंकि पैसा इतना खर्च हो गया है, एफर्ट इतना जा चुका है। अभी अमेरिका तो अफगानिस्तान के चंगुल से ही नहीं निकल पाया था ठीक से, कि ये दो बवाल और उसके गोद में आके बैठ गए, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास। तो भाई साहब अमेरिका तो जूझ रहा है, लेकिन अगर इसको अपना वर्चस्व कायम करना है चाइना को, तो फिर चाइना को अपने हाथ छुड़ाने पड़ेंगे, और ये गलवान और ये ईस्ट लद्दाख, इन सब से उसको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए यहां पे बहुत बड़ी चुनौती है, इन पे भरोसा नहीं करना यार, इन पे भरोसा नहीं करना चाइनीज पे। जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में बात हो रही है कि चाइना ने अपनी फौजें पीछे हटा ली। हालांकि चाइना पहले लाया था, हमने भी हटाई हैं, तो पहले चाइना लाया तो चाइना का हटाना ज़रूरी है। दोनों देशों की फौजें लगभग, डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस तरह का बयान दिया है कि लगभग 75% हमारी जो भी समस्याएं बॉर्डर पर थी वो सॉल्व हो चुकी हैं, 25% और सॉल्व हो ही जाएंगी जब 75 हो गई हैं। तो यानी कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते नॉर्मल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाइना पर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं चाइना भला है, चाइना भला नहीं है, चाइना पे ना हम भरोसा कर रहे हैं। देखिए, अगर बॉर्डर से तनाव खत्म होता है तो इन्वेस्टर बहुत तेज़ी से आते हैं,
क्योंकि जिस देश पर कॉन्फ्लिक्ट के खतरे मंडरा रहे हो वहाँ पर कभी इन्वेस्टर नहीं आते। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करेगा, बांग्लादेश में कोई इन्वेस्ट करेगा, अफगानिस्तान में कोई इन्वेस्ट करेगा, ये सब तो छोड़ दीजिए, ये तो रेडिकल टाइप के लोग हैं। क्या यूक्रेन में कोई इन्वेस्ट करेगा इस समय? रसिया में कोई इन्वेस्ट करेगा क्योंकि वो युद्ध में है? इजराइल में कोई इन्वेस्ट करेगा? इजराइल में जो लोग हैं वो सुरक्षा को लेकर उनके कंसर्न्स हैं, वो देश से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट की समस्या होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। और ये भारत के लिए इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है कि अमेरिका कई जगह उलझा हुआ है, कई देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये समय है कि जब हम इन्वेस्टरों को लुभा सकते हैं और इतनी बड़ी तादाद में कि भारत का जो सपना है लगभग विकसित भारत बनाने का वो बहुत तेज़ी से हो सकता है इस समय। क्योंकि इन्वेस्टर पैसा लेकर बैठे हुए हैं लेकिन वो जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ इन्वेस्ट करें। अब भारत और चीन के रिश्ते जब सामान्य हो जाएंगे, फिलहाल के लिए कुछ सालों के लिए तो हो ही जाएंगे, क्योंकि चीन अब उस कंडीशन में नहीं है कि भारत से लड़ सके, और भारत में भी अब वो कह सकते हैं कायर नेता नहीं है। इस समय जो सरकार है वहाँ पर नेता बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो नेता जवाब देने में सक्षम है। देखिए, सेना तो जवाब देने में हमेशा से सक्षम थी, हथियारों की ज़रूरत होती है तो वो सरकार का काम होता है, तो वो सरकार इस समय की सेना को मजबूत बनाने के लिए काम कर भी रही है। तो यहाँ पर देखें आप, तो चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधरते हैं तो अमेरिका को बड़ी तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि अमेरिका इजराइल में उलझा हुआ है, यूक्रेन में उलझा हुआ है। तो उसका तो देखो पैसा खर्च हो रहा है, अनाधुंध हथियार खर्च हो रहे हैं, उसकी तो अभी अमेरिका की स्थिति ख़राब है। और अमेरिका हमारे लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना बड़ा चीन है। वो कैसे? क्योंकि देखिए आप, बांग्लादेश को अस्थिर किया, वहाँ पर अपने लोगों को बिठाया सत्ता में। क्यों बिठाया? क्योंकि वो भारत पर दबाव डालना चाहते हैं। पाकिस्तान को गुलाम बनाए रखा इतनी सालों से, क्यों? क्योंकि भारत को कंट्रोल किया जा सके। भारत में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए 2024 में इंटरफेयर किया चुनावों में, ये तो रूस की एजेंसियों ने तक बताया है क्लियर खुलकर। भारत की सरकार को भी पता है, लेकिन क्या है कि डिप्लोमेसी में कुछ चीज़ें खुलकर नहीं बोली जाती हैं, तो उस हिसाब से भारत की सरकार ने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया है। हाँ, सिग्नल ज़रूर दे दिए हैं अमेरिका को, और अमेरिका उन सिग्नलों से समझ गया है कि हाँ, भारत नाराज़ हो चुका है। क्योंकि अब स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बन ही गए। अब उनका कोई पोपट जो बिठाना चाहते थे वो तो बैठा नहीं सत्ता में, क्योंकि भारत को गुलाम बनाने का प्रक्रिया थी उन लोगों की, लेकिन बैठ गए फिर से नरेंद्र मोदी। तो अब तो रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा अमेरिका, और वो कर भी रहा है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि अमेरिका हमारे विपक्षी नेताओं को फंडिंग करता रहे, उन्हें सत्ता में ले जाने के लिए कुछ भी करता रहे, और भारत की गवर्नमेंट अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते भी रखे। तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो चाइना से हमारे अगर रिश्ते ठीक होते हैं पूरी तरह से, और लगभग हो चुके हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये हमारे लिए भी। हमारे जयशंकर और डोभाल सर का ये फॉर्मूला काम कर गया, क्योंकि देखिए उन्होंने अंदर खाने समझाया होगा। बाहर तो पूरी क्लियर बातें आती नहीं है कि देखिए आपको अमेरिका को टारगेट करना है, हमें भी अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका इस समय हमारे लिए भी चुनौती है। तो अभी हम खुद आपस में अगर निपटेंगे तो स्वाभाविक है उसका फ़ायदा अमेरिका उठाएगा। तो हमको सॉल्व होना चाहिए यहाँ पर अपने इशू को, रूस को सॉल्व करवाना चाहिए। रूस यूक्रेन का युद्ध अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर अमेरिका को घेरने के लिए काफ़ी चांसेस हमारे पास होंगे, क्योंकि फिर चीन भी फ्री है, इधर रूस भी फ्री हो जाएगा, और भारत तो फ्री है ही है। तो उसके बाद तो फिर अमेरिका को टारगेट करना आसान हो जाएगा। देखिए अमेरिका की नीति रही है, किसी भी देश के साथ रिश्ते तो बनाता है, लेकिन अंदर खाने वो चाहता है कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिसाइड करे। अब शेख हसीना के यहाँ पर आए थे ना, किस उनसे बातें की, वो नहीं मानी। वो मानी इसलिए नहीं क्योंकि भारत नाराज़ होगा। भारत नाराज़ होगा तो फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाती बांग्लादेश की, जो अब होने वाली है, भूखों मरेंगे लोग। तो ये तो वो पहले से ही जानती थी, क्योंकि अमेरिका पैसे दे सकता है, बाकी की चीज़ें तो प्रोवाइड भारत ही करेगा, पड़ोस में तो भारत ही है। अमेरिका से वहाँ से वो जहाज़ों से तो भेज नहीं सकते तुम्हें खाने पीने का और हर चीज़, उससे तो फिर लगभग आपको 100 बिलियन देने पड़ेंगे हर साल अमेरिका को। अमेरिका ही कंगाल हो जाएगा। तो अमेरिका इस तरह की चुनौतियां हमारे लिए खड़ी कर रहा है। इसका मतलब है अमेरिका भी हमारा दुश्मन है, सीधी सी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्ता में आता है तो वो भी हमारे लिए खतरा है, क्योंकि उसने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो देश डॉलर को कमज़ोर करना चाहते हैं उनके खिलाफ मैं आर्थिक युद्ध छेड़ दूंगा। तो स्वाभाविक है, हमने ही रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, जब सैंक्शंस लगे थे, तो हमने ही रूस के साथ रुपए रूबल में ट्रेड करना स्टार्ट किया। कई देशों के साथ हम लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे तो डॉलर को चुनौती मिल रही है। तो वो अमेरिका से तो हमें आगे चल के रिश्ते ख़राब होने ही हैं, सत्ता में कोई भी आया। अगर कमला हैरिस जीतती है तो फिर अमेरिका बहुत तेज़ी से 2-4 साल में
उसका सूर्यास्त हो जाएगा, यूँ समझ लीजिए। क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ की करंट गवर्नमेंट कार्य कर रही है, यहाँ युद्ध वहाँ युद्ध, युद्धों में उलझोगे तो देखो पैसा खर्च होता है। अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है आर्थिक तौर पर या सैन्य तौर पर, किसी भी तौर पर कह लीजिए, लेकिन पैसा तो खर्च हो रहा है ना, हथियार तो खर्च हो रहा है ना। अमेरिका का कोटा तो खाली हो रहा है ना, क्योंकि उसे इजराइल को भी देना है भरपूर, उसे यूक्रेन को भी देना है। तो हालांकि देखिए उससे नुकसान रूस का भी हो रहा है युद्ध में। उधर इजराइल और बाकी के जो प्रॉक्सीज लड़ रहे हैं तो वहाँ भी हथियारों का काफ़ी तादाद में क्वांटिटी खर्च हो रही है। तो अब इस हिसाब से तो अमेरिका पर बहुत लोड पड़ रहा है। और अमेरिका को इस समय समझ आ गया कि भारत नाराज़ हो चुका है, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते अगर सामान होते हैं तो फिर इन दोनों का फोकस सीधा अमेरिका पर होगा। देखिए हमारा फोकस होना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका से हम सिर्फ फ़ायदा लेने की सोच सकते हैं, फ़ायदा मिले लो, फ़ायदा ज़रूरी है, लेकिन अमेरिका बहुत हस्तक्षेप कर रहा है भारत के अंदरूनी राजनीति में। देखिए भारत में किसी भी तरह से वो सरकार गिराना चाहता है, तो ऐसे देश के साथ रिश्ते रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये देश हमारे लिए कभी भी घातक साबित हो सकता है। जो हमें गुलाम बनाना चाहता है उस देश से हम रिश्ते नहीं रखने चाहिए। हालांकि जो भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाने की सरकार कोशिश कर भी रही है।